गुड इवनिंग ऑल। यूटेट का जो आज एग्ज़ाम आपका हुआ है 30 सितंबर 2022, उसका ये पेपर है ना। जितने भी क्वेश्चन CDP के हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ और एक एक क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एनालाइज करके देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका कि गणित के प्रश्न को हल करना या किसी के बारे में कल्पना करना किस प्रकार की क्रिया है। ठीक है, सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम और इमेजिनिंग अबाउट समथिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, राइट। तो क्या है ये आपका कॉग्निटिव प्रोसेस है। आप जानते ही हैं कि जब भी हम कोई भी मेंटल प्रोसेसिंग करते हैं वो क्या आपका कॉग्निशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति मूर्त अनुभवों से परे चले जाते हैं और अमूर्त एवं अधिक तार्किक रूप से सोचने लगते हैं। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सब जानते ही हैं इसका आंसर क्या आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। बच्चों के शिक्षण में पियाजे के सिद्धांत से संबंधित कौन से विचार प्रयुक्त किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज़ इन पियाजेज थ्योरी कैन बी अप्लाइड इन टीचिंग स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहला है यूज़ ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है उसका प्रोफाउंडर ही ऑलमोस्ट जीन पियाजे को कहा जाता है। तो ये तो इनका एक सही उत्तर है। कंसिडर द चाइल्ड्स नॉलेज एंड लेवल ऑफ थिंकिंग। ठीक, तो क्योंकि कॉग्निशन की बात करते हैं जीन पियाजे, जहाँ पर लेवल ऑफ थिंकिंग या थिंकिंग प्रोसेस, नॉलेज, इन सबको देखा जाता है, तो ये भी इसका एक आंसर है। सतत आकलन का प्रयोग करना, ऐसा डायरेक्ट स्टेटमेंट कहीं पर भी जीन पियाजे के सिद्धांत में देखने को नहीं मिलता है। फोर्थ है आपका कक्ष की व्यवस्था को अन्वेषण एवं खोज के रूप में बदलना। टर्न द क्लासरूम इनटू अ सेटिंग ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्टली तो जीन पियाजे के सिद्धांत में कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मेंटल प्रोसेसिंग जब होती है बच्चे की, तो उसका जो सही प्रयोग है वो कहीं ना कहीं बच्चा एक्सप्लोर करने में, खुद को डिस्कवर करने में लगाता ही है, जो कि हम अमूर्त चिंतन या फिर डिडक्टिव रीजनिंग के रूप में देखते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तो कम्प्लीटली जीन पियाजे के सिद्धांत को मैच कर रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर 1, 2 एंड 4 तो है नहीं, तो 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके। देखिए, फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर बिल्कुल एक्यूरेट फैक्ट पे जाएंगे तो इसका आंसर आपका ए भी हो सकता है, बट क्योंकि फोर्थ वाला ऑप्शन भी जो है जीन पियाजे के सिद्धांत को फॉलो करता हुआ सा दिख रहा है, तो हम इस पर ऑप्शन बी पे चलेंगे, जहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन लिए गए हैं। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने की इच्छा नहीं रखता है तो उससे किसी अच्छे परिणामों की आशा नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा रेडी ही नहीं है, वो तत्पर ही नहीं है कुछ काम करने के लिए। ठीक है ना, तो लॉ ऑफ रेडीनेस ये आ जाता है। फिर आते हैं आगे। हम किसी समस्या का समाधान करते समय यदि वह विद्यार्थी अचानक से उसी समस्या का हल ढूंढ लेता है तो इस प्रकार के अधिगम को हम क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को रुकना है, सोचना है। इफ़ अ स्टूडेंट सडनली गेट अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम वाइल ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो टर्म जो यूज़ किया है इसने कि ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, मतलब कि आप ये सोचिए कि एक प्रॉब्लम बच्चे के पास है, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बहुत देर से कोशिश कर रहा है। कोशिश कर रहा है मतलब गलतियां भी की होंगी उसने, तो कहीं ना कहीं ट्रायल एंड एरर जैसा साउंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, बट क्योंकि स्टेटमेंट बहुत क्लियर नहीं है क्वेश्चन का, और जब भी हम कोई प्रॉब्लम हमारे पास आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए कई बार हम क्या करते हैं, अपनी जो सूझ है, जो इंसाइट है, उसका यूज़ करते हैं। तो फिर से कहना चाहूँगा कि ये स्टेटमेंट जो क्वेश्चन का है ये बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं है, और वरना ये आंसर आपका ट्रायल एंड एरर की तरफ जाता हुआ दिखता। बट क्योंकि इसमें एरर जैसा कोई टर्म यूज़ नहीं किया है, उसने ये नहीं कहा है कि प्रयास कर रहा है लेकिन गलतियां हो रही है इस तरह से, तो हम इसको इनसाइड की तरफ लेके चलेंगे। अदरवाइज़ ये आपका ट्रायल एंड लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि साउंड पूरा उसी का आ रहा है इसमें। यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी विभिन्न उत्तरों की तुलना करता है, यह निर्णय लेता है कि कौन सा उत्तर सर्वश्रेष्ठ है, तो यह किस प्रकार का चिंतन है। इफ़ इन अ क्लास अ स्टूडेंट कंपेयर्स वेरियस आंसर्स एंड जज विच इज़ द फॉलोइंग विच इज़ द बेस्ट आंसर, देन दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज़ कॉल्ड। इस प्रकार का जो आपका थिंकिंग होता है इसको हम समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं। जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रखे आते हैं, उनमें से आप सही गलत को अलग करते हुए एक कैटेगरी बनाते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि
एक विद्यार्थी गाने की अच्छी धुन बना सकता है, कंपोज़र है, इट मीन्स उसके अंदर म्यूज़िकल एबिलिटी है और वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया भी करता है। अंतःक्रिया यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपकी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरह की आपको देखने को मिल जाएगी, म्यूज़िकल एंड इंटरपर्सनल। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही है? बुद्धि परीक्षण केवल शाब्दिक नहीं, अशाब्दिक भी होते हैं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में बहुत से कथन होते हैं, नहीं पार्शियली होते हैं बट नहीं होते हैं, ठीक है, तभी तो वो अशाब्दिक कहलाएगा आपका। और बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम किसी भी आयु वर्ग के लिए कर सकते हैं, लेकिन एक बुद्धि परीक्षण जो कि एक विशेष आयु वर्ग के लिए बना है उसका हम प्रयोग अन्य के लिए नहीं कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट पार्शियली ठीक है बट कम्प्लीटली सही नहीं है। बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम उसी उसी आयु वर्ग पर कर सकते हैं जिसके लिए बनाए। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आपका। वी कैन यूज़ इंटेलिजेंस टेस्ट ओनली ऑन द एज ग्रुप फॉर विच इट इज़ डेवलप्ड। शिक्षा की प्रक्रिया में कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, न कि शिक्षक को, ठीक। विच अप्रोच प्लेस द लर्नर नॉट द टीचर एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो लर्नर सेंटर अप्रोच में भी जो लर्नर है वो सेंटर पर रहता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो होती है वहाँ पर भी लर्नर ही सेंटर में रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी इसलिए सुंदर हस्तलेख लिखता है क्योंकि उसके शिक्षक उसकी नोटबुक में एक बड़ा सा स्टार देते हैं। स्टूडेंट राइट्स इन गुड हैंड राइटिंग बिकॉज हिज टीचर गिव्स हिम अ बिग स्टार। टीचर दे रहा है उसको स्टार तब वो लिख रहा है, मतलब टीचर से कुछ चाहिए उसको, ठीक है। इट मीन्स क्या है, ये एक्सटेंसिक साउंड कर रहा है, ये आपका बड़ा अभिप्रेरण हो जाएगा। किसी विद्यालय में भोजन अवकाश की घंटी अपराह्न 12 बजे बजती है। यदि किसी दिन 12 बजे घंटी नहीं बजती है लेकिन फिर भी बच्चे भोजन अवकाश के लिए उठकर बाहर चले जाते हैं तो कैसा उदाहरण है? बिल्कुल सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, हर बच्चे ने पढ़ा होता है। ये होता है आपका हैबिट फॉर्मेशन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग। ये थोड़ा हिंदी में गलत हो गया, हाँ। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, ऑप्शन ए इसका आंसर है, ठीक है। ये आंसर नहीं है इसका। सीखने का कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन पर विशेष बल देता है? ये फिर से बोल रहा है, विशेष बल की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो कौन सा है? थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। फिर आते हैं हम, समावेशित शिक्षा का अर्थ क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए 2-3 दिन मैंने आपको खूब सारे क्वेश्चन कराए हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, बहुत सारे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर थोड़ा समझ करके देना है हमको। तो समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? विशिष्ट बच्चों के लिए शिक्षा, सामान्य विद्यालयों में केवल दृष्टिबाधित बच्चों को सम्मिलित करना, सभी बच्चे एक ही विद्यालय में एक साथ पढ़ते हैं, या फिर दिव्यांगजनों को समेकित विद्यालयों में सम्मिलित करना, ठीक है। इंग्लिश वाले आप देख लीजिएगा, एजुकेशन फॉर स्पेशल चाइल्ड या चिल्ड्रन इंक्लूडिंग ओनली विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन इन जनरल स्कूल्स, ऑल चिल्ड्रन लर्न टुगेदर इन सेम स्कूल्स और इंक्लूडिंग दिव्यांगजन इन इंटीग्रेटेड स्कूल। देखिए समैतिक शिक्षा की बात जब करते हैं हम, मैंने आपको इससे पहले अगर आपको याद होगा तो 4-5 वीडियोस में कंटिन्यूसली डिस्कशन किया था। इवन एक वीडियो तो मैंने पूरा जो क्वेश्चन आंसर का था वो इसी पर बनाया था, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा तभी होगी जिसमें सब बच्चे होंगे, राइट, कि आपके नॉर्मल चाइल्ड भी होंगे और डिसेबल तो नहीं कह सकते हम, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड ये भी आपके होंगे, हर तरह के बच्चे होंगे। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि सभी बच्चे एक ही विद्यालय में एक साथ पढ़ते हैं, ये आपका समावेशी शिक्षा का अर्थ है। लेकिन अगर उद्देश्य की बात करेंगे तो उद्देश्य में तो फिर हमें जो विशिष्ट बच्चे हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना है, ये एक उद्देश्य बन जाता है। तो फिलहाल हमें उस तरफ नहीं जाना है, ठीक है। इस ऑप्शन का आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम क्या है? देखिए जो लोग मेरे स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं ना जिन्होंने पढ़ा हुआ है, उनको मैंने लर्निंग के जो नेचर है और कैरेक्टरिस्टिक है उस पर एक बहुत बढ़िया वीडियो बना के दिया था और उससे ये क्वेश्चन पूरा आपका कंप्लीट आया हुआ है। तो अधिगम क्या है? कुछ भी नया आप सीखते हैं, कोई नॉलेज गेन करते हैं, कोई स्किल गेन करते हैं, या फिर कोई भी वैल्यू आप गेन करते हैं, वो सब आपके अधिगम है। तो 1 2 3 इनके तीनों ही हो जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कॉलम ए और बी का मिलान करते हैं। मिलान करने वाले क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना होता है, हालांकि आप सब मैच्योर हैं, आपको पता ही होगा कि अगर एक या दो पर्टिकुलर मैच कर गए हैं तो इट मीन्स फिर बाकी आपके सही माने जाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं।
एक तरफ विद्यालय का वातावरण दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका उदाहरण दिया हुआ है। शारीरिक वातावरण के लिए कैसा आप वातावरण बनाएंगे बताइए। तो कैसा होगा आपका, जब दोस्तों के साथ खेलेगा बच्चा तो उसका क्या होगा, फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स फर्स्ट वाले के साथ क्या मैच हो जाएगा आपका, ये मैच हो जाएगा। तो इसको आप देख लीजिए कि सेकंड वाले में फर्स्ट सिर्फ बी में आ रहा है, बाकी जगह पर नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं नीचे को। ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली ये आपका इसका आंसर हो जाता है। चलिए एक और देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं। जो हमारा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो हमारा हमेशा किससे होता है, आपका लव एंड केयर, इनसे आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो अब यहीं पर देख लीजिए आप कि फर्स्ट वाले के लिए सेकंड है या नहीं, बिल्कुल है। ठीक है, तो दो बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रहे हैं। सामाजिक के लिए कक्षा में जितने बच्चे होंगे आपके, सांस्कृतिक में हम जानते ही हैं कि कल्चर क्या है हमारा, कस्टम ट्रेडिशन से चलता है। ठीक है, तो फोर्थ वाले ये फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्मामीटर के उपयोग का प्रदर्शन करते हुए क्वथनांक और हिमांक को दर्शाना, मतलब डेमोस्ट्रेशन की बात कर रहा है। तो जब हम डेमोस्ट्रेशन करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा गतिविधि आधारित यानी एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम कहलाता है। विबग्योर, ये आपका क्वेश्चन एज इट इज़ 2019 में भी आया हुआ था और मैंने 2 दिन पहले ही आपके साथ शेयर किया भी है वो पेपर पूरा का पूरा, जिसने देखा होगा। तो ये आपका न्यूमेरिक का आंसर होता है। ठीक है, न्यूमेरिक में क्या होता है कि आपके जो ये लेटर है, जो ये आपका वर्ड है, इसके फर्स्ट लेटर से कोई एक वर्ड बनेगा। ठीक है, उसको हम न्यूमेरिक बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को बेहतर तरीके से नियोजित एवं आयोजित करने के लिए निम्नलिखित में कौन से बिंदु पर विचार किया जाना चाहिए। तो देखिए ये बहुत ही सोचने वाला प्रश्न है आपका है। इसमें ज़्यादा आपको फैक्ट की तरफ नहीं जाना है। गतिविधियाँ आयु विशेष नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होनी चाहिए। ओके, गतिविधियों की योजना बच्चे के शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। ये इसका एक बढ़िया आंसर हो सकता है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही इसका आंसर होगा, आगे भी पढ़ते हैं हम। गतिविधियाँ केवल शारीरिक विकास पर केंद्रित होती नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि विद्यालय में बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है हमको। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी गलत। ए भी इसका आंसर हो सकता है, बी तो परफेक्ट आंसर इसका है ही। केवल व्यक्तिगत उन्मुख गतिविधियाँ नहीं, हमें तो सामूहिक रूप से ले जाना है बच्चों को, सारे बच्चों को लेना, तो इसका आंसर बी आपका हो जाएगा। तो जिसने बी किया है उसका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं, ये भी मिलान वाला क्वेश्चन आपका आ गया। दिव्यांगता का प्रकार बता रखा है और उसके अनुसार आप कैसे करिकुलम सेट करते हैं। ठीक है, अगर बच्चे का चलन बाधित दिव्यांगता, मतलब बच्चा चल नहीं पा रहा है, बच्चा लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, चल नहीं पा रहा है। अब चल नहीं पा रहा तो क्या दिक्कत है, उसका मेंटल डेवलपमेंट तो है ही ना, मानसिक रूप से पूरा स्वस्थ है, वो सीखने में सक्षम है, देख भी सकता है, सुन भी सकता है। तो ऐसे बच्चे के लिए कोई विशेष पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होती है, वो जैसे नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं वैसे सीख लेता है। अगर किसी बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, सीखने संबंधित दिव्यांगता है, तो वहाँ पर हमें अपनी जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं उनको चेंज करना पड़ता है बार बार। ठीक है, तो इसका मिलान यहाँ हो गया, इसका यहाँ हो गया, तो ऑटोमेटिकली तीसरा लेकर आपका सामने हो जाएगा। अल्प दृष्टि, मतलब कि जो लो विजन वाले हैं उनके लिए बड़े अक्षर वाली किताबें चाहिए डेफिनेटली। तो इट मीन्स क्या है आपका, तो आमने सामने मिल रहे हैं आपके फर्स्ट का ए, सेकंड का बी और थर्ड का सी। ये परफेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है जिससे हम बच्चे को समझने में की योग्यता का आकलन कर सकते हैं। अब बच्चे को समझना है आपने, तो आप कौन सा प्रश्न करेंगे। भारत की राजधानी पूछेंगे आप, वो तो बच्चा रटा हुआ बता देगा। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, बच्चे ने रटा है बता देगा। हम सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं, यहाँ पर बच्चा अपने विचारों को रखेगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन आपका है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है ना, अब आप बच्चे से पूछते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, वो भी उसने रटा हुआ है बता देगा। ठीक है, तो ये इसका तो ऑप्शन आपका क्लियर है कि सी ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, अब आपको मिलाना है। ठीक है, देखो, विद्यार्थियों में संवेगों के विकास एवं सौंदर्य बोध हेतु कौन सी गतिविधि कराएंगे आप बच्चे में आपको क्या है, एस्थेटिक और इमोशनल डेवलपमेंट आपने करना है। तो कैसे होगा, आप उससे क्रिएटिव वर्क करवाएंगे। ठीक है, और उससे आप डांस करवाएंगे, ड्रामा करवाएंगे, तो इनसे हो सकता है ना। वैयक्तिक व सामाजिक कौशलों के विकास हेतु गतिविधियाँ, बिल्कुल सामूहिक खेल और गायन में प्रतिभा बच्चा करेगा तो उससे बच्चे का सामाजिक विकास और उसका जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट है वो दोनों दोनों आपके होने की संभावना रहती है। स्थूल गत्यात्मक कौशल को बढ़ावा देने के लिए चलना, कसरत करना, एक्सरसाइज वगैरह सब। ठीक है, और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल को बढ़ावा देने वाली गतिविधियाँ
मतलब कि जो आपकी फाइन मोटर स्किल्स आपकी होती हैं, जैसे हम कोई भी मशीन ऑपरेट वगैरह करते हैं, तो गार्डनिंग वगैरह कर रहे हैं आप, किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं, किसी चीज़ को मतलब दौड़ रहे हैं, दौड़ना तो इसके अंदर नहीं आता है, लेकिन बागवानी में अगर आप कोई एपरेटस यूज़ कर रहे हैं, कोई टूल यूज़ कर रहे हैं, तो वो इसमें आ जाएगा। पकड़ने के लिए अगर आप कोई मतलब, तो अब ये थोड़ा सा, ये जो प्रश्न आपका है ये थोड़ा डाउटफुल हो गया, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे ही ऑप्शन लगभग ठीक जैसे दिख रहे हैं, है ना। फिर भी अगर हमको गलत की तरफ जाना पड़ेगा, तो ये तो परफेक्ट आपके सही हैं, है ना। इसमें और इसमें डाउट आपका है, इस क्वेश्चन का मैं कोई आंसर दे नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन डाउटफुल है उसका आंसर दे करके आपको कन्फ्यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जहाँ पर सही ऑप्शन नहीं होने की वजह से आपको बोनस अंक मिल जाते हैं, ठीक है। एरिक एरिक्सन के अनुसार 6 से 11 वर्ष की आयु, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन में कोई कहने वाली बात ही नहीं है, ये आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट के अंदर आता है। अगर आप लोगों ने डिटेल में एरिक एरिक्सन की थ्योरी पढ़ी हो तो 8 अवस्थाएं उन्होंने दी हैं। हालांकि एरिक एरिक्सन ने अवस्थाओं के अगेंस्ट कोई एज लिमिट नहीं दी है, बट फिर भी एक स्टडी आपका है जहाँ पर एज लिमिट आपकी दी हुई है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का एज क्या है एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। आगे बढ़ते हैं हम। सृजनात्मक चिंतन की किस अवस्था में हम यह निर्णय लेते हैं कि अंतर्दृष्टि मूल्यवान है और अनुसरण करने योग्य है। देखिए, जो क्रिएटिव प्रोसेस है, क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस है, वो 4 स्टेप्स उसके होते हैं, 4 प्रोसेस उसकी होती हैं, ठीक है। आप लोग जानते होंगे, आप जिन्होंने पढ़ा हुआ है, तो प्रिपरेशन होता है पहला, फिर इंक्यूबेशन होता है, फिर एलिमिनेशन होता है, देन आपका होता है वेरिफिकेशन, ठीक है। बट यहाँ पर उन सब में से केवल इंक्यूबेशन ही दिया हुआ है, बाकी तो जो एलिब्रेशन है, इंसाइट है और इवैल्यूएशन है, ये क्रिएटिव प्रोसेस की जो स्टेप्स होते हैं उसके अंदर आता ही नहीं है। तो इसका आंसर आपका वैसे इंक्यूबेशन नहीं होता है ना। वैसे तो इसका जो थर्ड स्टेज है, यानी कि जो आपका इल्यूमिनेशन है, वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि बच्चे का जो इंसाइट है वो बनने लगता है, ठीक है, या वो इंसाइट पर काम करने लगता है, क्योंकि प्रिपरेशन में हम प्लानिंग करते हैं, हमें जो क्रिएटिव वर्क करना होता है उसके लिए। इंक्यूबेशन में हम कोई और वर्क कर रहे होते हैं और सडनली हमारे ब्रेन में आइडियाज़ आने लगते हैं, ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि इसका यहाँ पर फ़िलहाल थोड़ा सा ऑप्शन में कुछ डाउट्स हैं, बट इन ऑप्शन में केवल एक ही स्टेप है ABCD में से जो कि क्रिएटिव प्रोसेस का है, बाकी स्टेप्स क्रिएटिव प्रोसेस के फैक्चुअल स्टेप्स नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका इंक्यूबेशन होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट पूछने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, तो आप सीधे पर्सनैलिटी टेस्ट है ये, इसमें और कोई टेस्ट है नहीं, है ना। कक्ष में स्वस्थ वातावरण का सृजन हेतु एक शिक्षक को ये कौशल और गुण विकसित करने चाहिए। कौन से कौशल और गुण विकसित करेंगे आप? संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी एंड केयर होनी चाहिए बच्चों की, ट्रस्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पॉजिटिवनेस होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों आप कह जाएंगे ABC, आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन A, ठीक। विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता क्या होती है? ठीक है, किसी भी आकलन की विशेषता जो है वो होती है बच्चे पर केंद्रित हम जब आकलन करते हैं, और वर्तमान समय में तो मैं ये कहते हुए कि गतिविधि आधारित अगर आकलन हो तो वो बेटर रहता है, ठीक है। तो बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित आपका मतलब यह कैसे कहे कि आपका चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है आंसर। फिर मानव विकास के संदर्भ में निम्न, देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने पढ़ा होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, और प्रिंसिपल्स के संबंध में एक प्रश्न पूछा गया, आपको देख लीजिएगा कि मानव विकास का से तात्पर्य मनुष्य के आकार और भार से नहीं। आकार और भार जो होता है वो केवल उसकी अभिवृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। हम विकास या डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। मानव विकास मात्रात्मक के साथ साथ आपका गुणात्मक भी होता है। हम बोलते हैं ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ क्वान्टिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, तो अब कोर स्टेटमेंट है इसका, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मानव विकास केवल मात्रात्मक होता नहीं होता है, अभिवृद्धि होती है मात्रात्मक, और इसका अर्थ केवल शरीर के अंगों नहीं। बाकी A, C और D सिर्फ ग्रोथ के स्टेटमेंट्स हैं, जबकि डेवलपमेंट का स्टेटमेंट आपका B है, ठीक। मानसिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन सी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं? मानसिक विकास में अगर आप पढ़ते हैं मेंटल प्रोसेसिंग, तो उसमें आपका मेमोरी, थिंकिंग एंड ऑल ही चलता है, क्योंकि मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं मेंटल स्टेट का ही पार्ट है। तो इसका आंसर आपका B हो सकता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि जो एग्जामिनर है उसने किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पेपर को सेट किया हुआ है, ठीक है। मैं फिर से कहता हूँ कि मेंटल प्रोसेसिंग में आपका सिर्फ स्मृति यानी कि मेमोरी एंड थिंकिंग होती है। मोटिवेशन एक मेंटल स्टेट है, बट वो मेंटल प्रोसेसिंग का एक रेगुलर पार्ट होगा नहीं होगा, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो फिर भी क्योंकि हम मोटिवेशन को कहीं ना कहीं मेंटल प्रोसेस से लेके ही चलते हैं, तो इसका आंसर आपका B ही होगा, ठीक है, फिलहाल के लिए।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मैंने दिए हैं आपके अपनी बेस्ट नॉलेज में दिए हुए हैं, वो नॉलेज ऑलमोस्ट पेडागोजी की परफेक्ट नॉलेज है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक या दो क्वेश्चन में हो सकता है कि कहीं ऊपर नीचे हो जाएगा, वो भी मैंने आपको क्लियरली डाउटफुल बोल ही दिया है। ठीक, निम्नलिखित में से मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है। ठीक है, तो देख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट, निरंतर विकास का सिद्धांत बिल्कुल है। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, भाई हर किसी में अलग रेट होता है, रेट ऑफ डेवलपमेंट है ना, डिफर करता है। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतर्क्रिया बिल्कुल होती है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सीखने की प्रक्रिया में के बाधक कारक क्या क्या होते हैं। तो भाई देखो, अगर आप थके हुए हैं, आप स्ट्रेस में हैं, तो नहीं सीख पाएंगे आप। लेकिन रुचि लिखा है ना इसने, तो ये नहीं होगा। अगर लिखा होता है इसने अरुचि, ठीक है, अरुचि, तो हम मान सकते थे कि हाँ ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। बट रुचि, इंटरेस्ट अगर है बच्चों को सीखने में, तो वो कोई बाधक कारक नहीं है, वो तो अच्छी बात है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर इंटरेस्ट की जगह पर इसने अगर डिसइंटरेस्ट लिखा होता या फिर अरुचि लिखा होता तो वहाँ वो चल जाता काम आपका। बट रुचि लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन इसका ए रहेगा 1 एंड 2। तो ये एक पूरा कंप्लीट डिस्कशन है इस पेपर का। जो नेक्स्ट पेपर है उसका भी मैं डिस्कशन करके आप लोगों को भेजता हूँ। एक्चुअल में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, इसलिए अपलोड होने में टाइम लग रहा है ना। इसीलिए मेरा एक शॉर्ट वीडियो पहले आ चुका था और बाकी कंप्लीट ये, अब ये कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट है, इसको देखिए। इसमें मैं फिर से कहता हूँ, 30 में से हार्डली एक या दो क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके गलत हो सकते हैं, उसमें भी मैं आपको बोल चुका हूँ, डाउटफुल जो है। ठीक, बाकी आप जितने क्वेश्चन आपके सही बन के चल रहे हैं उनको आप परफेक्ट आंसर मानिए। एंड नेक्स्ट वीडियो फिर आप कल मैं अपलोड कर दूंगा, तो कल देख लीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ गुड डे।